सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आज हम NIOS कक्षा 10 का जो हिंदी विषय है उसका लेसन नंबर 1 देखेंगे, बहादुर। तो ये एक बच्चे की कहानी है जो कि हमारे समाज में आज हम बाल श्रम करवाते हैं, उसी पर आधारित ये कहानी लिखी गई है। तो देखते हैं इस कहानी में क्या है। लेसन का नाम है बहादुर। आपने कम उम्र के अनेक लड़के लड़कियों को कारखानों, चाय की दुकानों या फिर घरों में काम करते देखा होगा। आपकी इच्छा होती होगी कि उनके विषय में कुछ जानें, जैसे वे कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे रहते हैं, उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, विभिन्न पारिवारिक परिस्थितियों का सामना वे कैसे करते हैं। संभव है कि इस विषय में आपके भी कुछ अनुभव हो। बहादुर एक ऐसे किशोर की कहानी है जो अपने घर से भागकर शहर आता है। वहाँ एक घर में नौकरी करने लगता है। वह अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन से करता है, लेकिन एक दिन अचानक वह इस घर से भी भाग जाता है। वह ऐसा क्यों करता है, आइए जानें। उद्देश्य, तो इस कहानी के पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य है वो देखेंगे। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप बहादुर के घर से भागने के मनोवैज्ञानिक कारण स्पष्ट कर सकेंगे। वयस्कों, विशेषकर किशोरों पर सामाजिक परिवेश के दबाव को समझ सकेंगे। विभिन्न परिस्थितियों वाले दो किशोरों के व्यवहार में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। बहादुर के प्रति परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार पर कारण सही टिप्पणी कर सकेंगे। बहादुर के नौकरी छोड़कर भाग जाने के बाद सभी के पछतावे का कारण बता सकेंगे। बहादुर जैसे किसी अन्य किशोर के रहन सहन पर टिप्पणी कर सकेंगे। कहानी के मुख्य पात्रों का चरित्र चित्रण कर सकेंगे। कहानी की भाषा शैली पर टिप्पणी कर सकेंगे। मुख्य पात्र यानी इस कहानी में जो भी पात्र हैं उसके चरित्र यानी उनका व्यवहार किस तरह का है, उसी को चरित्र चित्रण कहते हैं। कि वो व्यक्ति आपको क्यों अच्छा लगा, कोई व्यक्ति आपको क्यों बुरा लगा, तो उसके व्यवहार में ऐसी क्या खासियत थी, क्या गुण थे जिसके कारण कोई अच्छा लगा, और क्या उसमें जो खासियत नहीं थी या गुण अवगुण थे जिसके कारण वो बुरा लगा, वही चरित्र चित्रण के अंतर्गत आता है। अब हम मूल पाठ को देखते हैं। आइए इस कहानी को एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं। आपकी सहायता के लिए कहानी में आए कठिन शब्दों के अर्थ हाशिए पर दिए गए। तो कठिन शब्दों के अर्थ भी दिए गए, लेकिन मैं साथ साथ आपको कठिन शब्द बताती जाऊंगी। वैसे फिर भी हम एक बार कठिन शब्द देख ही लेते हैं कि सहसा का मतलब होता है अचानक, तो मैं साथ साथ में आपको कठिन शब्द बताती जाऊंगी। सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया, जैसा कि एक व्यक्ति को हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक ये कह रहा है कि सहसा यानी अचानक में क्या हो गया, गंभीर हो गया, जैसा कि एक व्यक्ति को हो जाना चाहिए, जिस पर एक भारी दायित्व आ गया। जिस प्रकार किसी व्यक्ति पर भारी दायित्व या भारी जिम्मेदारी आ जाती है तो वो किस तरह से जो है गंभीर हो जाता है, उसी तरह से लेखक भी जो है जो कहानी बता रहा है, यानी कि यहाँ वाचक है या लेखक बोल सकते हैं, जो अपने जीवन में उनको कुछ ऐसी घटना घटी है जिसको उन्होंने कहानी के रूप में, इसमें संस्मरण के रूप में उन्होंने लिखा है। तो अचानक गंभीर हो गए, जिससे कि किसी व्यक्ति पर भारी दायित्व आ जाता है तब वो गंभीर हो जाता है, उस तरह से वो गंभीर हो गया। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था, यानी वो सामने कोई व्यक्ति खड़ा था या कोई बच्चा खड़ा था जो क्या करता, आंखों को मलका रहा था, यानी आंखों को मसल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चक्कई शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफ़ेद नेकर, आधी भाग की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेरकर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। नीचे ही पंच बराबर हो गई थी। पंच बराबर यानी कि जिस तरह पंच होते किसी निर्णय तक पहुंचते हैं और सभी को देखते रहते, उसी तरह निर्मला भी उस समय पंच बराबर हो गई थी। तो यहाँ पर कौन सा पात्र आया, एक निर्मला एक पात्र यहाँ पर आई है। ठीक है, तो जो लेखक है, मैं यानी कौन, यहाँ पर लेखक बता रहा है अपने जीवन की घटना। तो जो घर में जो बच्चा आया वो कितने वर्ष का था, 12-13 वर्ष का था। तो उसकी उम्र और उसका हुलिया कैसा था, अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो बच्चा या बहादुर जो आया उसका हुलिया कैसा था, तो ठिगना था, चक्के शरीर था, गोरा रंग था और चपटा मुंह था। वह सफ़ेद नेकर, आधी भाग की सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। तो ये उसका हुलिया हो गया। उसने स्काउट की गले में स्काउट की तरह एक रुमाल बांधा था। तो ये क्या हो गया, बहादुर का, उस बच्चे का हुलिया, जिसका नाम आगे आएगा उसका नाम है बहादुर। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि उसका नाम बहादुर है। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे, यानी जो लेखक के साले हैं यानी निर्मला के भाई है, वो उसको लेकर आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटकना पड़ता था। यानी कि क्या देखा, जब वो बहन की शादी में गया तो उसके देखा कि उसकी भाभियाँ है चारपाइयाँ तोड़ती। चारपाई तोड़ना यानी बहुत आराम करती है, एक मुहावरा है। तो चारपाई तोड़ना यानी आराम करती है। क्यों करती है, क्योंकि उसके घर में भाभी
भाभीयों के यहाँ पर नौकर है तो भाभीयों का जो काम है वो नौकर कर देते थे, जबकि निर्मला के यहाँ पर कोई नौकर नहीं था, जिसकी वजह से निर्मला को सुबह से शाम तक खटकना पड़ता, यानी सारा दिन काम करना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून यानी दोनों समय नौकर चाकर की माला जपने लगी। माला जपने यानी वो रट लगाना कि हमारे घर में भी नौकर होना चाहिए। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। तो ये एक व्यंग्य किया गया है कि लेखक ने सोचा कि उसके जैसी अभागिन या दुखिया स्त्री कोई नहीं है दुनिया में, वो तो कोई और ही लोग होते हैं जिनकी नौकर होते हैं, जिनके भाग्य में नौकरों का सुख होता है। पहले साले साहब से उसका किस्सा सुना। किसका किस्सा? जो भी बच्चा है जो उनके घर में आया है उसके बारे में साले साहब ही तो लेके आए थे उसको, तो उसके बारे में साले साहब से उसके बारे में जाना, किस्सा सुना। वह एक नेपाली था। कौन? जो लड़का उसके घर में आया वो। तो वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। तो कौन था नेपाल से? जो 12-13 साल का लड़का जो लेखक के घर में आया था वो था, जो नेपाल का था, यानी नेपाली था, यानी कि नेपाल और बिहार की सीमा पर एक गाँव बसता है, वहाँ का रहने वाला था। ठीक है। उसका बाप युद्ध में मारा गया तो सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सेल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसलों में हाथ डालकर उनके बच्चों को पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता था। कौन? वो बच्चा जो 12-13 साल का था जिसका नाम बहादुर है, वो इस तरह की हरकतें करता था, जबकि माँ क्या चाहती थी कि वो घर के कामकाज में हाथ बटाए। कभी कभी वे पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी। तो माँ उस भैंस को बहुत प्यार क्यों करती थी? क्योंकि सारा घर का पालन पोषण हो सकता है उसकी भैंस की वजह से चल रहा हो, क्योंकि वो दूध वगैरह बेचती हो जिससे उसका घर में खर्चा चलता हो, और इसीलिए उसे बहुत चिढ़ता भी था। तो बहादुर जो है, ये जो भी बच्चा है, वो उस भैंस से बहुत चिढ़ता है। वो ये सोचता है कि भैंस जो है मेरी माँ जो है भैंस से ज़्यादा जो मेरी माँ है वो मुझसे ज़्यादा भैंस से प्यार करती है। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई। तो बहादुर ने उस लड़के ने भैंस को क्यों मारा? वो इसलिए मारा कि वही सोचता था कि मेरी माँ मुझसे तो इतना प्यार नहीं करती, किससे प्यार करती है? भैंस से प्यार करती है। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजबान जानवर चन्ना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर उसने उसको काफ़ी मारा है। वे गुस्से से पागल हो गई। कौन गुस्से से पागल हो गई? बहादुर की माँ। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कहलाता हुआ छोड़कर घर लौट आई। जब लड़का उस माँ के पास आया तो माँ ने क्या किया? काल्पनिक अनुमान लगाया, यानी अंदाजा लगाया कि उसने इसी तरह से भैंस को मारा होगा। ठीक है, इसलिए तो बेचारी ये घास चरना छोड़कर मेरे पास कहराती हुई आई है। तो बहादुर की ऐसी काल्पनिक अनुमान लगा के उसने बहादुर की उस बच्चे की दुगनी पिटाई कर दी। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। तो लड़के का मन जो है माँ से फट गया और वो रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। कौन घुस गया? वो 12-13 साल का लड़का जिसका नाम बहादुर है, वो घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपये निकाल। तो आपको पता है कि पहले रुपये घी की हंडिया वगैरह इन्हीं में छुपा के रखा जाता था, तो उसको पता था। तो उसने क्या किया? माँ की हंडिया में से, घी की हंडिया में से 2 रुपये निकाले। अंत में 9-2-11 हो गया। 9-2-11 होना यानी वो वहाँ से भाग गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टैंड था जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है? जी मैंने पूछा। मैंने किसने? लेखक ने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? दिल बहादुर साहब। तो उसने क्या जवाब दिया कि मेरा नाम क्या है? दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झनकार थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद ये कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और इस घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो जरूर ढंग सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। तो ये बात तो किसने बताई थी कि उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, है ना? वो कुछ रहने के ढंग जरूर सीख जाएगा, है ना? और घर के अन्य लड़कों की तरह वो भी कुछ पढ़ लिख जाएगा। तो ये बात लेखक ने उसको कही है। अब निर्मला ने भी कुछ व्यवहारिक बातें उपदेश दे डाली। उसने क्या कहा निर्मला ने, वो देखते हैं।
इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। तो निर्मला ने क्या कहा कि इस मोहल्ले में क्या रहते हैं, बहुत ही छोटे लोग रहते हैं, वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। तुच्छ यानी छोटे लोग, है ना। तो या फिर गरीब लोग, जो निर्मला अपने आप से उनको थोड़ा तुच्छ समझती थी आसपास के लोगों को, तो कहती है वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए, और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत सी ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द हटा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला, तो दिल सब उसके नाम से हटा देते, उसका नाम क्या रह गया, बहादुर ही रह गया। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसे कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। तो कई बार होता है कि मध्यम वर्गीय जो परिवार होता है उसके घर में जब कोई नई नई चीज़ें आती है, नई नई वस्तु आती है, तो कुछ दिनों तक उनके घर में क्या रहता है, उत्साह का वातावरण रहता है, और फिर धीरे धीरे वो बात सामान्य हो जाती है। तो ऐसा ही लेखक के घर में भी था, क्योंकि उसके घर में नया नया नौकर आया था। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तुम लोग चिपकली को क्या कहते हो, ए तुमने शेर देखा है, ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते थे। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। निर्मला आंगन में खड़े होकर पड़ोसिन को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं करते या क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनावार उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे, और भी कपड़े बन रहे हैं। तो इस तरह की बातें जो है वो निर्मला चौक में खड़ी होकर या आंगन में खड़ी होकर दूसरी और जो अड़ोस पड़ोस की औरतों को सुनाती थी। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था। वह हाथ का सहारा लिए बिना ही कुछ दूर तक तने पर दौड़कर चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलाई पर नजर आता। निर्मला छाती पीटकर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। वे घर की सफाई करता, कमरे में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मलता। वह रसोई बनवाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला की उसको बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहुत बहादुर उसको कोई काम करते देख कर कहता था, माता जी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगी। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। तो इस तरह वह निर्मला का भी ख्याल रखता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। बाद में वह भी आता था। वे एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। तो जब शाम को लेखक दफ्तर से आता तो घर के जितने भी लोग थे वो आकर जो दिन भर के सारे अनुभव होते थे, क्या क्या हुआ, वो उनको सुनाते थे। तो बहादुर भी उनके पास आता था, लेखक के पास, और उसके पास आकर वो सिर झुकाता और धीरे से मुस्कुराता। वह किसी बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। उसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था गोया बहुत ही मज़ेदार बात कही गई हो, यानी जैसे कि उसने बहुत ही मज़ेदार बात ही कही हो। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था, क्योंकि लेखक को लगता था कि वो एक मालिक है अपने घर का, तो उसको नौकर के ज़्यादा मुंह नहीं लगना चाहिए, या फिर नौकर से वो ज़्यादा इतना है ना व्यवहारिक इतनी बातचीत उसको नहीं करनी चाहिए, एक दायरा उसको रखना चाहिए। तो इस तरह से वो ज़्यादा उससे बातचीत नहीं करता था। कभी कभी निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, किससे, बहादुर से, कि बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। तो बहादुर क्या जवाब देता था, नहीं। क्यों? वह मारती क्यों था? इतना कहकर खूब हंसता था जैसे मार खाना कोई खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। वह और भी हंसता था। तो वो बहादुर क्या कहता कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता था। तो ये बात कौन कहता? बहादुर। किससे कहता? निर्मला से। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे रखी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसकट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता और बाईं ओर काफ़ी झुकी रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता था। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीज़ें उसकी जेब से
निकल कर उसके बिस्तर पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की एक गड्डी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उनकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। यानी कि कामकाज करने के बाद में बहादुर क्या करता है, एक पसकट पे बैठता, ठीक है, और साथ में वो जो फटी पुरानी चादर जो लेके आया था उसको वो बिछा लेता था, और फिर उसके जेब में एक नेपाली टोपी थी जिसको निकालता और सर पे ओढ़ लेता, जो कि तिरछी झुकी हुई थी, ठीक है, और फिर कांच के अंदर अपना मुंह देखता और बंदर की तरह मुंह बना के वो प्रसन्न होता था। फिर उसकी जेब में कुछ जो खिलौने थे, जैसे कि कुछ गोलियां है, पुराने ताश की गड्डियाँ है, जो बच्चे यही चीज़ें रखते थे पहले, है ना, और कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े हैं, ब्लेड है, कागज़ की नावें। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो पहले बच्चे इन्हीं से खेला करते थे। आजकल तो कई तरह के खिलौने उनके लिए आ गए हैं, तो आजकल उन खिलौने से लोग बच्चे खेलते हैं, लेकिन उस समय यही तरह के खिलौने होते थे, जैसे कि ताश की गड्डियाँ है, जैसे कि माचिस की डिब्बियों से ताश की गड्डी बच्चे बना लेते थे, है ना, ठीक है। साथ में कुछ गोले इकट्ठे करते थे, कंचे इकट्ठे करते थे, कुछ पत्थर सुंदर मिल जाते थे वो इकट्ठा करते थे, ब्लेड है, कागज़ की नाव बना के अपने पास रखते थे। वह कुछ देर तक उनसे खेलता रहता था। उसके बाद धीमे धीमे स्वर में वो गुनगुनाने लगता था। तो ऐसा लगता था पहाड़ी गाने का वो अर्थ कोई नहीं समझ पाता था, क्योंकि वो पहाड़ी इलाके का था। नेपाल की जो तराइया है, जैसे कि बिहार और जो नेपाल की जो सीमा है उसकी तरफ रहता था, वहाँ उसका गांव था, ठीक है। तो कोई भी उसकी पहाड़ी गानों को समझ नहीं पाता था, लेकिन एक मीठी सी उदासी घर में फैल जाती थी, ठीक है। जैसे ऐसा लगता था कि पहाड़ की निर्जनता यानी जहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, उसमें वो किसी बिछड़े हुए को बुला रहा हो। तो ऐसा लगता था कि जैसे कि उसको अपने गाँव है, अपने वातावरण है, अपनी माँ है, इन सब की उनको याद आ रही हो। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि अगर जब बहादुर को अपनी माँ की याद आती थी तब वह क्या करता था। तो आपको यही चीज़ें उसमें लिखनी है कि वो बिस्तर बिछाकर क्या क्या करता था, वो आपको बताना है। दिन मज़े से बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है, क्योंकि उसके जो परिवार के बाकी लोग हैं वो सभी अच्छे ओहदे पर थे, तो उसके बड़प्पन पर और उसके शान बान पर लेखक को भी बहुत गर्व रहा है, और साथ में वो खुद भी अपने आप को बड़ा समझने लगा था, क्योंकि उसके घर में नौकर आ गया था। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधी मुंह बात नहीं करता था, किसी की ओर ठीक से देखता भी न था। दूसरों के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के स्वांग की तरह रहता। स्वांग यानी घर के परिवार का जो सदस्य होता है उसकी तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ समाचार दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है। ये तो कई बार कह ही चुके हैं कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी भी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से हमको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफ़ेद। निर्मला की तबीयत भी काफ़ी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न खटकता था, यानी इधर से उधर कोई एक बार भी नहीं खटकता था। जो भी काम होता सभी बहादुर को बताते थे। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज़ देता। बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। फिरकी की तरह नाचता रहना मतलब कि वो काम के लिए इधर से उधर भागता रहता था। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे उठकर 8 बजे से पहले न उठते थे, क्योंकि अब काम कौन करता था, बहादुर अधिकतर काम घर का कर लेता था। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफ़ी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था। उसने बहादुर को अपने बड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई ज़रूरी थी। रोज़ ही कपड़े या उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। और रात में सोते समय वे नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। तो ये काम कौन करवाता, किशोर करवाता था, जो कि लेखक का बेटा था। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता किशोर गर्दन तर्जन करने लगता। गर्दन तर्जन यानी वो बहादुर पर चिल्लाने लगता, उसको बुरी बुरी गालियाँ देता और उस पर हाथ छोड़ देता। हाथ छोड़ने यानी उसको पीटने भी लगता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। तो इस तरह से जो किशोर है उसका व्यवहार इस तरह से था कि वो बहादुर को अपने अनुशासन में रखना चाहता था। कई बार कई काम उसको बहादुर को सौंप रखे थे, और कुछ कामों में गलतियाँ हो जाती तो बहादुर को पीटने भी लगता। देख बे,
किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हाँ हाँ करती हुई मुझसे मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियाँ दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। यानी कि किशोर ने क्या किया था कि बहादुर के मरे हुए बाप को गाली दी थी, तो इस वजह से बहादुर है काम करने से मना कर देता है। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियाँ देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त न हुआ, तो बहादुर को इस तरह की गाली दी थी जो उसको बर्दाश्त नहीं हुई। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और भी गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगेगा, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। तो इस तरह से लेखक जो है वो बहादुर को कहता है। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिन बाद एक और गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे ये सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदत खराब हो जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। तो ये बात किसने कही थी? किसी पड़ोसी ने, जो है मोहल्ले की किसी औरत ने निर्मला को सिखा दिया कि तुम बहादुर की रोटियां तुम नहीं बनाया करो, वरना उसकी आदत बिगड़ जाएगी। ये बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इसको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई, इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है, यानी कि वो बहुत ही रूठा हुआ था। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। तो इस तरह निर्मला ने उसको कहा और उसके लिए रोटियां नहीं सेकी और उसको खुद को रोटियां बनाने के लिए कहा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा। तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसीलिए किशोर तुझे मारता है, इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझसे रोटी सिखवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। तो इस तरह वो उसको डांटती है। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया, पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। तो यहाँ आप देखते हो कि बहादुर है, उस पर सुख दुख का जल्दी असर होता है, वो जल्दी ही मान भी जाता है। ठीक है, लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था, यानी अब निर्मला भी उसको मानने लगी। वे उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वे उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते थे। बरसात भी बीत गई। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देता। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब घर जाए तो लेते जाएगा। पर अब बहादुर से गलतियाँ अधिक होने लगी। वो इसलिए होने लगी कि
उसको अब डर बैठ गया कि मैं थोड़ी सी कोई गलती करूँगा, लोग मुझे, ये जो निर्मला है या फिर किशोर है, ये मुझे मारने लगेंगे। तो ऐसा होता है कि जब भय होता है, भय में कोई काम किया जाता है तो उसमें गलती ज़्यादा होती है। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी उसको रोकना चाहता, फिर भी यह सोचकर चुप लगा जाता कि लोग, नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी ने एक रिश्तेदार आए। वे बीवी बच्चों के साथ थे। वे अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ते पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, पर उसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उसने चारपाई के अंदर झांककर देखा। अंत में कमरे के अंदर चली गई और फर्श पर पड़े हुए कागज को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है, मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताए, 11 रुपये साड़ी के खूटे से निकालकर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब ठीक, अच्छी तरह से याद है। ये रुपये मैंने खूटे के बांध कर रखे थे, साड़ी के पल्लू के बंधे हुए थे। रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था, फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूँगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूँगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा नहीं लगता। बताइए, अब मैं तो कहीं की न रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए, वह इधर आया था। इससे किससे? कि बहादुर के बारे में वो बोल रही है। अब इल्ज़ाम बहादुर पर लगा रहे कि जरा उससे पूछिए, वह इधर आया था। कुछ देर तक वह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेज़ी से बाहर चला गया। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। डू यू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट? यानी आप नहीं जानते कि इस तरह के लोग इस कार्यों में एक्सपर्ट होते हैं, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। यानी अब लेखक को भी उस पर थोड़ा शक हुआ। वह सिर झुकाए आटा गूंथ रहा था। यानी बहादुर को इस घटना का कोई उसको अंदाजा नहीं था। वो तो सिर झुकाए अपना काम में लगा हुआ था, यानी वो आटा गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि व प्रसन्नता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया था, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है? न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में पूछा। जी बाबूजी, इधर आ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए थे। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए ये रुपए रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं हैं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। तो बहादुर ने कहा, मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया। बहादुर बहुत उदास हो गया। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिर गए या गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। तो ये अभी भी वो बहादुर यही कह रहा है कि मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपये दे दूँगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे थे। लेकिन आगे बढ़कर वे रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हारकर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ यानी ये बहुत ही मजबूत होते, जल्दी से किसी बात को नहीं बताते। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबको खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुदुराया करते। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था। केवल
लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी जली नहीं थी। आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए थे, सारा घर जैसा जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, बराबर माताजी माताजी किए जा रहा था। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन में सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूट कर गिर गई और 2 टुकड़ों हो गए। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं इसके लिए उसको थोड़े कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं है। कुछ ले गया, यही तो अफसोस है। कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ाकर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती, पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये? अरे वे सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देने नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए ये प्रपंच रच रहे हैं। प्रपंच ने इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है, यानी मेरे कलेजे में बहुत दुख हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाए तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वही चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। तो लेखक के वही चारपाई बैठ जाता है। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। नहीं, लेखक को अपने आप में छोटेपन का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। तो लेखक सोच रहा है कि उसको अगर मैं नहीं मारता तो वो यहाँ से नहीं भागता, क्योंकि निर्मला और किशोर जब उसको मार रहे थे, कई बार उन्होंने उस पर हाथ उठाया, लेकिन फिर भी वो वहाँ से नहीं भागा, काम में लगा रहता था और प्रसन्न रहता था। लेकिन जैसे ही जो रिश्तेदार वाली घटना हुई, उसके बाद लेखक ने उसको मारा, तो उसके बाद बहादुर को डर बैठ गया। उसको ऐसा लगा कि घर में तो मेरे को सभी मारने लग गए हैं। तो सिलबट्टा टूटा तो उसको यही डर था कि अब फिर मुझे लोग मारेंगे, ठीक है, या ये घर वाले फिर मुझे मारेंगे, इसलिए से वो वहाँ से भाग गया। तो लेखक को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो भागता नहीं, ठीक है। तो इस तरह सोचकर लेखक को बहुत ही लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नजर दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तर रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसका सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुरानी ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। तो इस तरह से ये कहानी है जो कि अमरकांत द्वारा लिखी गई। तो इसके लेखक कौन है? अमरकांत, ठीक है। पाठ का नाम है बहादुर और इसके लेखक का नाम आपको ध्यान रखना है, अमरकांत, ठीक है। कई बार पठित गद्यांश पेपर के अंदर आता है। तो इस तरह से देखा गया है कि मध्यम वर्गीय परिवार है जो होड़ा होड़ करते हैं, ठीक है। तो उनके लिए नौकर चाकर है जो एक जो सुख सुविधा का साधन होते हैं। जिस तरह से घर में कोई नई नई चीज़ आती है तो कुछ दिनों तक घर में उत्साह का वातावरण बना रहता है, उसी तरह से जब नौकर के घर में आया तो उसके घर में भी उत्साह का वातावरण बना रहा। अब यहाँ पूछा जाए कि बहादुर की क्या चरित्र विशेषता थी, तो वो हम देखते हैं कि इसकी चरित्र विशेषता क्या क्या थी, क्योंकि कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बहादुर की चरित्र विशेषता अगर हम देखें तो वह बहुत बच्चा था, बचपन का उसका भोलापन था उसके अंदर, ठीक है। और साथ में ही वह संवेदनशील था, यानी कि दुख और सुख का उस पर जल्दी असर होता था। तो इस तरह से बहादुर के व्यक्तित्व की एक विशेषता तो ये दिखी कि वो भोलापन था उसमें बचपन का, साथ में वह संवेदनशील था, दुख और सुख का उस पर तुरंत असर होता था, और वो रूठता था, ठीक है। लेकिन अगर उससे प्यार से बात की जाए तो जल्दी ही मान भी जाता था। अगला है वो बहादुर ईमानदार था। बहादुर का अगला गुण क्या है कि वो ईमानदार था। ईमानदार कैसे था कि कई बार उसको इधर उधर कुछ पैसे रुपए पड़े मिलते भी थे तो वो उसको उठाकर निर्मला को दे देता था। साथ में लास्ट के अंदर तनख्वाह के पैसे भी छोड़ गया, अपने जूते हैं, कपड़े हैं आदि भी वो छोड़कर चला गया था। और बहादुर हंसमुख था, मेहनती था। तो ये भी एक गुण है बहादुर के अंदर कि वो हंसमुख और मेहनती
था और साथ में वो फुर्तीला था और उसमें वो चुस्त भी था, बहुत फुर्तीला था, वो भाग भाग कर घर का कार्य करता रहता था। और साथ में उसके अंदर और दूसरा गुण क्या था कि वो स्वाभिमानी भी था। स्वाभिमानी कैसे कह सकते हैं कि जब किशोर ने उसको गाली दी, जो गाली उसके पिता पर पड़ती थी, तो उसने किशोर का काम करने से मना कर दिया। इसी प्रकार जब निर्मला ने उसको खुद को रोटियां बनाने के लिए कहा, तब भी थोड़ा वो मार खाता है और वो उस भेदभाव को सहन नहीं कर पाता। उसके अंदर बहादुर है, उसके परिवार के प्रति अपने कर्तव्य का बोध भी है कि वो परिवार के प्रति कर्तव्य का बोध भी रखता है। कैसे पता चला? क्योंकि वो भले ही घर से भाग गया हो, लेकिन फिर भी अपनी तनख्वाह के पैसे अपनी माँ के पास भेजने को कहता है। कारण पूछने पर जवाब देता है कि माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर भरा जाता है। तो इस तरह से बहादुर के व्यक्तित्व में कुछ गुण है। जबकि वाचक है, तो वाचक एक दूसरा मुख्य पात्र है। ठीक है, तो पहला मुख्य पात्र कौन है? बहादुर। और दूसरा मुख्य पात्र वाचक है। तो वाचक भी क्या है? उसमें भी मध्यम वर्ग के परिवार के गुण और दोष दोनों ही शामिल होते हैं। वो जब उसके घर में नौकर आता है, तो वो लोगों से सीधे मुंह बात भी नहीं करता, बच्चों को डांट देता है। उसके अंदर कुछ व्यक्तित्व में कुछ ना घमंड की स्थिति आ जाती है। तो इस तरह के उसमें कुछ गुण दिखाई देते हैं। तो ये मध्यम वर्गीय परिवार है जो समाज में कुछ अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए कुछ दिखावा करते हैं, है ना। जैसे कि निर्मला है जो दिखा दिखा कर या फिर सुना सुना कर पड़ोसियों को सुनाती थी कि भाई ना नौकर चाकर रखना कोई मामूली बात नहीं है। तो इस तरह से वो बातें करती रहती थी। तो देखा जाए तो इस कहानी के अंदर महत्वपूर्ण पछतावा किसको हुआ है, यानी जो वास्तव में जो पछतावा हुआ है वो लेखक को ही हुआ है। ठीक है, तो ये कहानी इस तरह से थी। तो यहाँ पर बाल श्रम के बारे में बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर कई तरह के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न यहाँ इस तरह से बन रहा है कि बहादुर और जो किशोर है एक ही आयु वर्ग के थे, लेकिन फिर भी उनके व्यवहार में समानता और असमानता किस तरह से थी। ठीक है, तो देखो बहादुर और जो किशोर है वो भले ही समान आयु वर्ग के थे, तो समान आयु वर्ग के 12-13 साल का ही किशोर था, 12-13 साल का ही बहादुर था, लेकिन दोनों की पारिवारिक स्थिति अलग थी। लेकिन इस किशोरों में कुछ समान उम्र के किशोरों में एक समानता ये होती है कि वो कुछ भी निर्णय लेते समय सोचते समझते नहीं है। और इन दोनों में असमानता ये थी कि जो असमानता का कारण ये है कि उनका वातावरण, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक स्थिति और पारिवारिक स्थिति दोनों की अलग थी। इसी कारण उनके व्यवहार में भी अंतर आ गया था। और सामाजिक समानता ये हो गई कि वो दोनों ही सोचते विचारते नहीं हैं। तो इस तरह से यहाँ प्रश्न बनता है कि बहादुर और किशोर के व्यवहार में अंतर का कारण स्पष्ट कीजिए। तो अंतर का कारण ये है कि दोनों का वातावरण, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, ये उनके व्यवहार में अंतर का कारण है। समानता क्या है कि दोनों में ही सोचते विचारते समय वो समझते नहीं है और कोई भी निर्णय तुरंत ले लेते हैं। इसी तरह बहादुर है, जब उसकी माँ ने उसको मारा तो तुरंत ही घर छोड़ के भाग गया। तो उस समय वहाँ का जो माँ का माना भी उसको समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर जो निर्मला है या लेखक है, उसका डांटना डपटना भी उसको समझ में नहीं आया। तो इस तरह से पाठ के जो है हमारा पाठ कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।